नमस्कार, आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं किस तरीके से तमाम जो एक्ट पास हुए जिन्होंने भारत में जो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है या कहें कि कंपनी के शासन को मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या कानून पास किए, उसी कड़ी में बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे 1858 का एक्ट और 1861 का एक्ट। और यहाँ पर अब कंपनी का जो शासन है वो समाप्त हो जाएगा। तो 1858 के एक्ट के द्वारा कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हो जाता है। उस वक्त वहाँ पर जो रानी थी, महारानी विक्टोरिया थी, उनके अधीन सारा जो भारत है वो आ जाता है, वो वहाँ की भारत की महारानी बन जाती है। तो 1858 का एक्ट क्यों पास किया गया, इसके कारण तो हमें पता है। जो पहला इंपॉर्टेंट कारण है वो है 1857 का रिवॉल्ट। इतना बड़ा विद्रोह था कि उस विद्रोह की अभी तक सही से परिभाषा नहीं की जा सकी है। वी.डी. सावरकर का कहना है कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। एस.एन. सेन का भी कहना है कि लगभग शुरू हुआ था ये धार्मिक भावनाओं के आधार पर, लेकिन अंततः जाकर ये एक स्वतंत्रता संग्राम की तरफ चला गया था। आज़ादी चाहिए थी अंग्रेजों से। लेकिन बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियन हैं जो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जैसे में आर.सी. मजूमदार आते हैं, उनका कहना है कि ना ये पहला था, इससे पहले बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, ट्राइबल विद्रोह हो रहे थे, सांतल विद्रोह हो चुका था। ना वो पहला था, उनका कहना है कि ना ये नेशनल कैरेक्टर में था, ना ही कोई आज़ादी के लिए लड़ाई थी। तो सबके अपने अपने विचार हैं। और जो अंग्रेज हिस्टोरियन है उनका अलग है। उनको लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी, ये सिविलाइजेशन और बारबेरिज्म में एक, यानी कि जो एक बर्बरता थी और जो हम सभ्यता वाले लोग थे उसके बीच में एक लड़ाई थी। तो अपने अपने तरीके से सभी ने यहाँ पर उसकी परिभाषा दी है। तो इतना बड़ा ये एक्ट था, इसका रिपरकशन तो आनी ही थी। रिपरकशन ऐसी कि लॉर्ड कैनिंग जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे, उनका कहना था कि जो ये राजा रजवाड़े थे, अगर ये मेरे साथ ना होते तो मैं तो चल दिया था। स्पेशली उन्होंने सिंधिया का नाम लिया। उन्होंने कहा कि अगर सिंधिया विद्रोह को ज्वाइन कर लेते तो मुझे कल अपना सामान पैक करके चल जाना पड़ता। तो इसका मतलब जो उस वक्त के राजा थे, सिंधिया थे, उसमें पटियाला के थे, जींद के थे, तमाम निजाम थे, इन सब लोगों ने खूब सारी मदद की अंग्रेजों की इस विद्रोह को दबाने में। ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो ये एक कारण था। दूसरा कारण था कि जो सिस्टम था कंपनी का वही बेकार था, वो ढंग से नहीं चल पा रहा था। उसके बहुत सारे कारण थे। उस तरीके से लोगों से बातचीत नहीं थी। एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चली गई थी कंपनी की, हमने तो जीत लिया है और जो यहाँ के लोग हैं इनको कुछ नहीं आता जाता। जबकि ऐसा नहीं है। जब वो शुरू शुरू में आए थे तो वो भारतीय कपड़े पहनते थे, भारतीय नाच गाना देखते थे, भारतीय चीज़ों को सीखते थे। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने लगी, जो उनके रहने का स्टाइल है वो बदलने लगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लगा, यहाँ से लूटे गए पैसे से तो उन्हें भारतीय ही फिर बुरे लगने लगे। उन्हें लगता था ये तो केवल मजदूरी करने के लिए है। तो एक वो बहुत बड़ा इशू था वहाँ पर। उसके बाद जो था द्वैत शासन जो चल रहा था, डुअल गवर्नमेंट चल रही थी इंग्लैंड में, वो बहुत लंबा इशू चला आ रहा था, जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर दोनों का शासन, वो एक कम्युनिकेशन गैप था, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हो पाता। तो ये सारा वहाँ पर इशू था। और अगर फैक्चुअल के तौर पर देखें तो जब विद्रोह हुआ तो जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पर वो लॉर्ड पाल्मेस्टन थे। 1858 को ये एक्ट पास होता है और इसके जो प्रोविजंस है उसकी तरफ चलते हैं। तो इसके प्रोविजन में देखें तो दो तरफ प्रोविजन दिखाई देगा। एक थोड़ा सा भारत में बहुत लिमिटेड, तो लगभग भारत के यहाँ पर कोई प्रशासन में चेंज किया नहीं गया। कोशिश थी कि किसी तरीके से जो वहाँ पर टेरिटरी है उसको कब्जे में ले लिया जाए। तो सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं इंग्लैंड में। एक चेंजेस होता है कि जो गवर्नर जनरल था भारत का उसको चेंज कर दिया जाता है उसका नाम, या उसमें एडिशन कर दी जाती है, दोनों नाम चलते रहते हैं। वायसराय उसके साथ दे दिया जाता है। वायसराय का मतलब होता है कि जो राजा है उसका डायरेक्ट नुमाइंदा, यानी कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो गवर्नर जनरल की जो एक वैल्यू थी वो बहुत बढ़ जाती है। वायसराय नाम का मतलब हो गया कि सीधा जाकर रानी से, या जब वहाँ राजा बने तो उससे बात करने के योग्य वो हो गया। उससे पहले क्या था, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से बात करता, फिर वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बताते, फिर वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोई भी एक इंग्लैंड का होता था उसको बताता, फिर वो पार्लियामेंट में जाता। तो बहुत लंबा प्रोसीजर था। अब वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने के काबिल हो गया। तो एक तो वायसराय के जो उपाधि है उसको क्रिएट किया गया। तो यहाँ पर पद नहीं समझेंगे हम, उपाधि ही समझा जाएगा। पद तो पहले से ही था गवर्नर जनरल और वो बना रहा वहाँ पर। और दूसरा अगर देखें तो जो ड्यूअल जो गवर्नमेंट थी, द्वैत शासन था, उसको समाप्त कर दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अब तुम अपना अपना बोरे बिस्तरा समेट लो। अब यहाँ पर हम बनाएंगे एक काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब वहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की एक पोस्ट बनाई गई। 15 लोगों की एक काउंसिल बनाई गई। उस 15 लोगों में से अगर कहें तो जो 8 थे उसको तो जो रानी है वो नॉमिनेट करेगी, 7 को जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो कहेंगे तुम चुन लो। मतलब उनकी थोड़ी सी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की पावर्स को छोड़ दिया गया।
और जो 15 मेंबर थे उनको सिर्फ सलाह दे सकते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ जो इंडिया था उसको केवल सलाह दे सकते थे, कुछ वो माने ना माने ऐसी बात थी। तो एक तरीके से वहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया। भारत में गवर्नर जनरल के पद को ख़त्म करके वायसराय बनाया गया। और अगर हम यहाँ पर देखें तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो 1853 में ओपन कंपटीशन की बात की गई थी सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन की, उसको वहाँ पर इंग्लैंड में एक सिविल सर्विस कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन ने वहाँ पर रिकमेंडेशन दी। उसके बाद जो मॉडर्न सिविल सर्विस थी, जो अंत तक चलती रही और लगभग आज भी उसी सिस्टम पे चल रही है, जिसको कहा जाता है स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, तो उसका जो दौर शुरू होता है वो 1858 के एक्ट के बाद शुरू होता है। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का एक एरा शुरू हो जाता है। तो बस इतने सारे ही जो चेंजेस हैं वो 1858 के एक्ट में किए गए। बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की गई। अभी कोशिश थी कि स्टेबिलिटी लाई जाए, विद्रोह जो दबाया गया है पूरे तरीके से दबा लिया जाए। कहीं बहुत ज़्यादा हेरफेर की एडमिनिस्ट्रेशन में तो कहीं बनी बनाई बात बिगड़ ना जाए। ऑब्वियस बात है कि अगर यहाँ पर सिस्टम चेंज करते तो विद्रोह जो दबा था जरा सा वो फिर से उठ सकता था। तो इसलिए एक बार चेंजेस नहीं किए गए। लेकिन उसके बाद समय बीतता गया 3 साल का। 3 साल में कुछ कमियां पता लगी। ऐसे कह सकते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि भाई जो कमियां थी, जो कंपनी छुपा लेती थी, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दबा लेते थे, वो सारी बातें लगभग अब डायरेक्ट महारानी के पास पहुंचने लग गई। महारानी के पास पहुंचने लग गई। एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना था, क्योंकि जो एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी उसको भी वहाँ पर अबॉलिश किया गया एक तरीके से 1858 में कि भाई अब नहीं करेंगे हम। अब जो राजा है, जिसका बच्चा है, चाहे गोद लो चाहे कुछ करो, हमें कुछ नहीं लेना, बस तुम हमारे साथ रहो। इस बात को वो अच्छे से समझ गए थे कि अगर ये ना होते तो हमारा काम निपट जाता। तो जो ये राजा रजवाड़ा थे, इन्होंने ही एक तरीके से ब्रिटेन की जो सत्ता थी उसको बनाए रखने में काफ़ी मदद की है। तो अब यहाँ पर बैकग्राउंड क्या है? यहाँ पर बैकग्राउंड अगर देखें तो जो 1858 का एक्ट था उसने कोई छेड़छाड़ भारत में नहीं की थी। तो एक ये जरूरी थी, मजबूरी थी, क्योंकि आखिरी जो था 1853 में हुआ था, विद्रोह से पहले काफ़ी। 1857 में जो बाद में, अब एनालिसिस तो 2-3 साल के बाद होगा, तो जो एक एनालिसिस में निकल के आया कि कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। जो जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है, जो रूल्ड है और जो रूलर है, उनमें कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। और अगर कॉन्टेक्ट ना हो तो जो रूल्ड है वो अपने जो एक्सप्रेशन है वो एक ही तरीके से बता सकते हैं, विद्रोह के द्वारा। तो अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई और वो आज तक चल रही है। देखिए सरकारें भी कैसे चलती हैं कि अगर कहीं पर कोई बात है उसको बोलने का पूरा मौका दे देंगी, चाहे उसके बाद उसको फॉलो करें ना करें, उसको मैनिपुलेट कर लें कैसे भी, क्योंकि अगर बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर सीधा विद्रोह ही होता है। तो उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन नहीं है, कोई ना कोई हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा कि उनकी जो ग्रीवेंसीज है वो पहुँचे, ताकि हम उस पर फैसला ले सकें, नहीं तो फिर से कोई रिवॉल्ट हो जाएगा। तो एक ये कारण था। उसके अलावा अगर देखें तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी, वहाँ पर जब 33 में जहाँ पर लॉ मेंबर ऐड किया गया था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपने आप को पार्लियामेंट ही समझने लग गए। वहाँ पर गवर्नर जनरल से मतलब कि पूरी बहस करते हो, कहते कि नहीं लाओ, सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिखाओ, कैसे भेज रहे हो, कहाँ पैसा खर्च कर रहे हो, मिलिट्री का कहाँ खर्च कर रहे हो। केजरीवाल वाली बात थी कि सारी बातें हमें भी बता दो। कोई भी सरकार में बैठेगा, चाहे राहुल गांधी बैठे, चाहे अरविंद केजरीवाल बैठे, अगर कोई जाकर बैठेगा तो सारी चीज़ों को वो जनता के बीच में नहीं ला सकता। इवन अपने जो कोर कैबिनेट की मीटिंग है उसके बाहर भी नहीं जा सकता, पार्लियामेंट में भी नहीं जा सकता। तो ये यहाँ पर ऐसी चीज़ें मांगते थे। उन्होंने कहा ये भी एक इशू बन रहा है। उसके बाद था सेंट्रलाइजेशन, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। धीरे धीरे जो लेजिस्लेटिव पावर ले ली गई थी बम्बई से और मद्रास से, तो उसका भी एक क्राइसिस था। लोकल लेवल पर इशू बन रहे थे, हर चीज़ के लिए कलकत्ता की ओर देखना पड़ता। तो इतनी सारी गंभीर सिचुएशन के बाद बहुत बड़ा कदम अंग्रेजों ने नहीं उठाया, कुछ नहीं उठाया, उनका कोई टारगेट नहीं था। इस एक्ट को पास होने के बाद चार्ल्स वुड ने कहा कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही, वो सब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जब ये इसका जो एक मसौदा कह सकते हैं वो तैयार हो रहा था। उनका मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि भारत में किसी तरीके की एक लोगों के नुमाइंदगी वाली सरकार बनाई जाए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई जाए। मेरा मतलब है केवल कि जैसे राजाओं के दरबार हुआ करते थे, एक ऐसे ही झूठा सा दरबार बना दें जहाँ पर बातें तो आए लेकिन बाद में फैसला करने का अधिकार केवल दरबार का जो मुखिया है यानी कि राजा के पास रहे, वैसा सिस्टम बनाने की कोशिश है। तो ऐसी ही कोशिश यहाँ पर की गई। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक और मेंबर को ऐड कर दिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो अब यहाँ पर 5वां मेंबर, पहले चौथा लॉ मेंबर था, 5वां कर दिया गया, वो भी लीगल प्रोफेशन से। उसका काम था सलाह वगैरह दे, कानून कैसे बनाना है। और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें अब इशू आ रहा था कि
कि अगर डिफेंस की बात करनी है तो सब लोग आ जाते थे कि डिफेंस के बारे में तुम बताओ, डिफेंस के बारे में तुम बताओ, या कोई कम्युनिकेशन की बात करनी है, कैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ चलाना है तो तुम बताओ तुम बताओ। तो बहुत दिक्कत होती थी। लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि ये इसी वजह से ना ये विद्रोह हुआ था जिसमें हम जाते जाते बचे हैं, तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर पावर दी गई गवर्नर जनरल को कि अगर वो चाहे तो सिस्टम बना सकता है। तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि भाई अब तुम एक एक डिपार्टमेंट संभालो, तुम डिफेंस संभालो, डिफेंस की बात मैं तुमसे करूंगा, बाकी 3 लोगों से नहीं करूंगा, तब तुम लोग चुप करके बैठोगे। तो यहाँ से शुरुआत होती है भारत में आधुनिक समय में जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, मंत्रालय वाला सिस्टम है। ऐसा नहीं कि भारत में पहले नहीं था, भारत में हमेशा से रहा है, लेकिन एक बार जो गैप पड़ गया था मुगलों के जाने के बाद, तो उसके बाद जो नेशनल लेवल पर अगर कहें तो जो दोबारा शुरू होता है पोर्टफोलियो सिस्टम, वो यहाँ से शुरू होता है, फाउंडेशन ऑफ कैबिनेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसी चीज नहीं थी उससे पहले, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। ये ना कोई सोच ले कि पहली बार मंत्रालय बांटे गए, मंत्रालय हम कई सदियों से बांट रहे हैं, पता नहीं कब से, और इससे बेटर तरीके से बटा करते थे मौर्य काल में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत नई चीज हुई। हाँ, ये आधुनिक समय में कंपनी के शासन के बाद पहली बार ये चीज की जाती है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां पर भी फिर मेंबर बढ़ाए गए, वहां पर कहा गया कि 12 मेंबर और ले लो। तो करते कराते वहां पर कहा गया कि जो 2 साल के लिए ऑफिस लेंगे उसमें जो आधे हैं वो नॉन ऑफिशियल होंगे, हाफ ऑफिशियल होंगे, यानी कि 12 हैं तो 6 तो ऑफिशियल ही होंगे जो किसी न किसी पद पे हैं, और जो 6 होंगे वो नॉन ऑफिशियल होंगे जो वैसे ही आए हैं। कोई प्लांटेशन में है, कोई बड़ा जमींदार है, कोई बिजनेसमैन है, जमींदार यानी कि जिसने यूरोपियन ने आके, लेकिन वहां पर कोई भी भारतीयों को लेने का प्रोविजन नहीं था। लेकिन फिर भी गवर्नर जनरल के समय राजाओं ने बहुत मदद की। जो परमानेंट सेटलमेंट के कारण जो वहां पर स्थायी बंदोबस्त के बाद जो एक जमींदारों का वर्ग उभरा था बंगाल में, उन्होंने बहुत मदद की। तो कैनिंग ने कहा कि ठीक है, कुछ निभाना पड़ेगा भाईचारा। तो उन्होंने कहा कि हाई रैंक के जो नेटिव है उनको भी उसमें ले सकते हैं, तो उनको पहली बार यहाँ पर लिया गया। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव किया जाता है, लेकिन जो उनकी पावर थी वो लिमिटेड लेजिस्लेशन की थी। केवल वो वहाँ पर सलाह दे सकते थे, कोई कंट्रोल नहीं था कि पैसा कितना खर्चोगे, कहाँ खर्चोगे, क्या खर्चोगे। तो एक नाम के लिए। और यहाँ पर अगर हम देखें, कोई भी इलेक्शन की बात नहीं है, कोई कहीं से नहीं चुना जा रहा है, इलेक्शन नाम का कंसेप्ट अभी नहीं आया, क्योंकि ये दरबार बनाया गया था, ना कि एक चुनी हुई सरकार बनाने की कोशिश थी। तो इस पर बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। तो प्रोविजन 2 का मतलब कि दूसरे पार्ट में देख रहे हैं, मद्रास और बॉम्बे को दोबारा से उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो दे दी गई, थोड़ी सी दे दी गई कि लो तुम भी थोड़े से शांत रहो, कहीं तुम ना विद्रोह करा लेना, क्योंकि वो तो दोनों शांति थे। तो लेकिन जो भी कानून पास किया जाएगा वो गवर्नर जनरल से पूछा जाएगा। ये जो मैटर्स लिखे हुए हैं, करेंसी के, पोस्ट के, टेलीग्राफ के, मिलिट्री मैटर, इनके लिए अगर कोई कानून बनाना है बम्बई मद्रास को, तो गवर्नर जनरल से पहले पूछा जाएगा। तो घूम फिर के गवर्नर जनरल तो अभी भी सुप्रीम है, और गवर्नर जनरल के सुप्रीम होने का मतलब अंग्रेज अभी जो वहाँ का पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। तो इसी के तहत बंगाल में 1862 में बनाई जाती है काउंसिल। जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है यानी कि अवध, आगरा वाला एरिया 1886 में, पंजाब में 1897 में। तो ये सारी यहाँ पर अब ग्रोथ शुरू हो जाती है। अच्छा, आप कहेंगे कि यहाँ पर 1897 के एक्चुअली ये जो कानून बनते थे ये लैप्स नहीं होते थे, अगर अगला कानून आ जाए, जो इसके प्रोविजंस हैं वो चलते रहते थे अमेंडमेंट के साथ। तो इसी के तहत यहाँ पर ये बनाई जाती है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर रही जाती है। और कहा जाए तो जैसे वहाँ पर सेंटर में 1853 में कोशिश की गई थी कि मद्रास से, बॉम्बे से, नॉर्थ वेस्ट से, बंगाल से आएंगे, 2 कोर्ट से आएंगे, तो एक जो लोकल रिप्रेजेंटेशन की कोशिश थी सेंटर में, वो यहाँ पर फिर से हटा दी जाती है। तो देखिए, कुछ दिया जा रहा है, कुछ लिया जा रहा है, खेल चल रहा है। बस मेन जो मोटिव है वो कैसे भी करके भारत पर अपने शासन को बनाए रखने का है। आम लोगों के लिए या भारत के लोगों की क्या राय है उसको यहाँ जानने समझने की कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है। तो ये थे आज के हमारे 2 इम्पोर्टेंट एक्ट। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।